नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र होगा शुरू। सत्र से पहले हलचल तेज, कई बड़े महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। कल एनडीए फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक, सत्र की रणनीति पर मंथन। सोनिया गांधी के आवास पर हुई संसदीय दल की बैठक, मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। परिसीमन बिल के विरोध में कांग्रेस, सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। ममता बनर्जी को झटके पर झटका, मदन मित्रा के बाद अब कोयल मलिक का राज्यसभा से इस्तीफा। इस्तीफे के बाद कोयल मलिक ने भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। बच्चों के होमवर्क में कलमा पढ़ने का टास्क, हैदराबाद की टीचर आयशा परवीन की घिनौनी हरकत, हंगामे के बाद आरोपी टीचर सस्पेंड। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बरसाए बम, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। तो वहीं ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सरकार जो विधेयक लेकर आ रही है वो देश की राजनीति, चुनाव प्रणाली, आरक्षण और सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सरकार के एजेंडे में महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन विधेयक, एक देश एक चुनाव, एफसीआरए संशोधन विधेयक, 130वां संशोधन विधेयक। सरकार की पूरी कोशिश है कि विपक्षी दलों में जारी असंतोष को भुनाकर सरकार बिल को पास कराए। सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दिल्ली में एनडीए के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति पर एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मानसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सरकार अपने एजेंडे की रूपरेखा बताएगी और विपक्षी दलों से उन मुद्दों का विवरण देने की उम्मीद है जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। सर, कल फ्लोर लीडर्स की बैठक भी होने वाली है। क्या सरकार रणनीति बना रही है? देखिए, सरकार की रणनीति शुरू से ही बड़ी ही क्लियर है। वो संविधान संशोधन कई सारे विधेयक लेकर के आने वाले हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अगर वो 30 दिनों से ज्यादा जेल के अंदर रहे तो उसका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बड़ा मुद्दा है। तीसरा, डिलिमिटेशन का है। और चौथा, वुमेन रिजर्वेशन बिल का है। तो ये बड़े बड़े बदलाव, और प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार ही कह चुके थे, और कई सारी पार्टियां उस पर लामबंद भी हो रही है। अमित शाह के पास जिम्मेदारी है कि 2/3 मेजोरिटी को कैसे लाया जाए, उसको पूरा करना है, और जो ऐसा लग रहा है कि संख्या ये लोग पूरा कर चुके हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से ये क्लैरिटी है कि मानसून सेशन ऐतिहासिक करना है, बड़े बड़े फैसले लेने हैं। अब विपक्ष का क्या रुख होता है, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। जी, तो सत्र को लेकर सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। तो वहीं कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, एथेनॉल परिसीमन से जुड़े विषय और कई अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। आज सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इसी बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर फैसला हुआ है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। वो नेता भी बैठक में नजर आए जो खुलकर कई बार मोदी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। सर, आज कांग्रेस ने भी बड़ी मीटिंग की है। क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। आप लोग ये कह रहे हो कि हम एथेनॉल का मुद्दा उठाएंगे, बिल्कुल उठाना चाहिए, आपका अधिकार है, इसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। पेपर लीक का मसला है, उसके ऊपर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सारे इश्यूज हैं, और जो सरकार करना चाह रही है और जो विपक्ष करना चाह रहा है, उसकी में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। आप छोटे छोटे मुद्दे उठाने, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए, और सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर अलाउ भी करना चाहिए। लेकिन रही बात वुमेन रिजर्वेशन की, ये बड़ी बात है।
डिलिमिटेशन की बड़ी बात है। संशोधन 130वां जो आने वाला है वो बड़ा फैसला है। उन सब के ऊपर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं जिसमें कानून बनाना जरूरी है, उस पे आप विरोध करोगे और वो बड़ी बड़ी चीजों को नहीं पास किया जा सके, उसके लिए आप इन मुद्दों का इस्तेमाल करो कि भाई इस पे हम सवाल का जवाब चाहते हैं, भाई इथेनॉल के ऊपर जवाब चाहते हैं, पेपर लीक के ऊपर जवाब चाहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की, इसको कह सकते हैं कि फिर वही आदत कि संसद को नहीं चलने देना। आप छोटे छोटे मुद्दे उठाओगे और बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करोगे या उस पे संसद को चलने नहीं दोगे, तो ये देश की जनता बार बार इस चीज को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज्ड है। जी, अब बात ममता बनर्जी को लगे एक और बड़े झटके की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। कोयल मलिक टॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री है। कोयल मलिक का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। कल ही मदन मित्रा ने भी ममता का साथ छोड़ दिया था और रितबत खेमे में चले गए थे। आज अब सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कोयल मलिक ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की है। सर, इस्तीफा के बाद ममता बनर्जी का बयान भी आया, वो कह रही हैं जिसको जाना है जाए, 21 जुलाई से पहले सब चले जाएं। देखिए, कैपिटल टीवी पे मैंने इस चीज को एक सप्ताह पहले कहा था कि 3 लोग और देंगे, और जिसमें एक महिला राज्यसभा सांसद है, वो ऑलरेडी दे चुकी है। उनका इस्तीफा बहुत पहले आ चुका था, लेकिन गलती क्या हुई, उन्होंने ईमेल से इस्तीफा दिया। अब आप वो दिल्ली आई हैं तो हार्ड कॉपी में ये इस्तीफा जो है बकायदा हार्ड कॉपी में दिया जाता है, तो हार्ड कॉपी में जाकर के आज जो है सामने उन्होंने जाकर के ये इस्तीफा दिया, भूपेंद्र यादव से मिली। अब अगले महीने फिर से चुनाव हो जाएगा, क्योंकि संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो फिर से चुनकर बीजेपी के टिकट पे वो अपने रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए वो राज्यसभा में आ जाएंगी। लेकिन जो बात आपने कही ममता बनर्जी, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि ममता बनर्जी हैज बिकम डिल्यूजनल। वो अपनी बनाई हुई एक सो कह सकते हैं कि मायावी दुनिया जो उन्होंने अपने दिमाग में लगा रखा है, उसमें वो जी रही है। उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, मैं फिर से खड़ी हो जाऊंगी, मैं फिर से पार्टी बना लूंगी। ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ममता बनर्जी ये समझ नहीं पा रही है कि बंगाल की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये जिस दिन वो एक्सेप्ट करेंगी, उस दिन से उनकी राजनीति सही रास्ते पे लौटेगी। जब तक आप हार नहीं मानोगी, तब तक आपका सही राह पे लौटना नामुमकिन है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक प्राइवेट स्कूल पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक हिंदू छात्र के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनके 6 साल के बेटे को होमवर्क के तौर पर इस्लामिक प्रार्थनाएं सीखने के लिए कहा गया था। परिवार के मुताबिक बच्चा घर लौटा तो उसके होमवर्क डायरी में पहला और दूसरा कलमा और फातिहा पढ़ने के निर्देश लिखे हुए थे। माता पिता ने स्कूल मैनेजमेंट से सवाल किया और कहा कि किसी भी छात्र को ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो उनके धर्म के खिलाफ हो। स्कूल ने मामले पर कार्रवाई करते हुए टीचर शेख आयशा परवीन को नौकरी से निकाल दिया है, पर मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। क्या बस सस्पेंड करना यही एक अहम फैसला है या इसके अलावा भी और कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, होमवर्क में कोई टीचर लिख रहा है कि कलमा रिसाइट करना है ना, और सूरा फतेह जो है वो रिसाइट करना है। दिस इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल। सवाल सिर्फ उसका नहीं है कि आप एक केस आया और आपने आनन फानन उसको सस्पेंड कर दिया। मामला कहीं और गहरा है। आपने यहां से निकाल दिया, फिर वो दूसरी जगह जाएगी, दूसरे स्कूल में जाएगी, फिर दूसरी जगह यही काम करेगी। उस मानसिकता को समझिए कि चलते फिरते ये लोग क्या हैं। स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं कि आप अपना एजेंडा साधने जा रहे हैं? और टीचर ही क्यों, ये काम कब से चल रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है? ये पूरे के पूरे उस स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट करना चाहिए, वहां के हेडमास्टर को अरेस्ट करना चाहिए, स्कूल का लाइसेंस बंद होना चाहिए। ये कब से ये प्रथा चल रही है, कब से ही किया जा रहा है, कितने लोगों के साथ किया जा रहा है, आपने तमाशा बना दिया।
सरकार की तरफ से तो कोई एक्शन हो नहीं रहा। लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और हो भी क्यों ना। वहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ दिन पहले कहते हुए पाया गया, कांग्रेस पार्टी मीन्स मुस्लिम एंड मुस्लिम्स मीन्स कांग्रेस पार्टी। तो जब आप ऐसी सरकारों को चुनेंगे, जब मुस्लिम अपीजमेंट करने वाले खुलेआम, जब राहुल गांधी कहते हैं कि खुल के मुसलमानों का नाम लो कि हाँ हम मुसलमानों के साथ हैं, ये अल्पसंख्यक वर्ड का इस्तेमाल मत किया करो, सीधे सीधी बात करनी चाहिए, तो इसका इंपैक्ट ये दिख रहा है कि जहां आप बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में, वहां होमवर्क मिल रहा है कि कलमा पढ़ के आओ। तो ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। जितनी भी सजा मिले वो कम है, लेकिन इमीडिएटली वहां की सरकार, अगर हिंदू आस्था, अभी तो सब लोग बने हुए ने राम मंदिर को लेकर के, हिंदू सारे लोग सनातनी बने हुए हैं, तो इस स्कूल के लाइसेंस को सस्पेंड करना चाहिए, हेडमास्टर टीचर सबके खिलाफ एफआईआर करके इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर यह स्ट्राइक की है। करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संस्थानों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। सर, दोनों ही देशों की तरफ से हमले जारी है, ये तो युद्ध भयावह स्थिति ले चुका है। देखिए, भयावह स्थिति होना ही था। इस बात को शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये युद्ध की समाप्ति वो ईरान के साथ ही होगी। रिजीम चेंज जब तक नहीं होगा ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता ये इस्लामिक आर्मी को कि वहाँ पुल टूट जाए, वहाँ पे लोग मर जाए, वहाँ पे वो अपनी सत्ता बरकरार कर रखना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं कि भाई ये मुनीर, उसको क्या लेना देना, क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या लोगों को परेशानी हो रही है, कैसे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द ओनली इंटरेस्ट इज कि उनकी हुकूमत वहां पे बरकरार रहे, और जब तक ये बरकरार कैसे रहेगा वो युद्ध करके रखेंगे, ये युद्ध करते रहेंगे। एरिया बहुत बड़ा है तो लिटरली उसके ऊपर कब्जा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप अटैक पे अटैक करते जाओ, वो अपने और उनको लेजिटिमेसी मिलती चली जाएगी कि भाई ठीक है, अमेरिका हमला कर रहा है, हमारे लोग जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये एक समस्या है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये पल में 16 पल में शबनम जो वो बनते हैं कि अभी बातचीत डील मेकर डील कर ले रहे हैं, डील हो जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका को अभी और कई दिनों तक इसी तरीके की बमबारी करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि आज फिर रात जो है 7 घंटे 8 घंटे जो है लगातार बमबारी की जाएगी, और अगर वो नहीं मानते हैं तब अगले सप्ताह से मतलब सोमवार से वहाँ जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं, जैसे पुल है, जैसे पानी है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है, इन सबको टारगेट किया जाएगा। तो एक बड़ी मुसीबत जो है ईरान के ऊपर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।